students, today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 18, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़. डियर स्टूडेंट्स, जो मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्य हैं, इस चैप्टर को हम कम्प्लीटली रीड कर चुके हैं. टुडे वी विल डू दिस चैप्टर डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, जो चैप्टर का नेम है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़. नेक्स्ट हेडिंग हमारी है डिफ़िकल्ट वर्ड्स, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट वर्ड, WORD. फर्स्ट क्या है डिफ़िकल्ट वर्ड? फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल. सेकंड है पॉलिटिकल, POLITICAL, पॉलिटिकल. थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन. फोर्थ है एक्सप्लॉयटेशन, EXPLOITATION, एक्सप्लॉयटेशन. फिफ्थ है स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल. सिक्स्थ है ओब्लाइजेशन, OBLIGATION, ओब्लाइजेशन. सेवन्थ है माइनॉरिटीज़, MINORITIES, माइनॉरिटीज़. एट्थ है कैलीग्राफी, CALLIGRAPHY, कैलीग्राफी. नाइन्थ है रिलीजन, RELIGION, रिलीजन. टेंथ है नेशनल, NATIONAL, नेशनल. एक बार बेटा फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट क्या है? फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल. सेकंड है पॉलिटिकल, POLITICAL, पॉलिटिकल. थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन. फोर्थ है एक्सप्लॉयटेशन, EXPLOITATION, एक्सप्लॉयटेशन. फिफ्थ है स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल. सिक्स्थ है ओब्लाइजेशन, OBLIGATION, ओब्लाइजेशन. सेवन्थ है माइनॉरिटीज़, MINORITIES, माइनॉरिटीज़. एट्थ है कैलीग्राफी, CALLIGRAPHY, कैलीग्राफी. नाइन्थ है रिलीजियन, RELIGION, रिलीजियन. और टेंथ है नेशनल, NATIONAL, नेशनल. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग हेडिंग डालेंगे. हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग. फर्स्ट हमारा वर्ड क्या है? फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल मीन्स मौलिक. सेकंड है नेशनल, NATIONAL, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय. थर्ड है पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या. फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान. फिफ्थ है हमारा पॉलिटिकल, POLITICAL, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक. सिक्स्थ है रिलीजियन, RELIGION, रिलीजन मीन्स धर्म. सेवन्थ है एक्सप्लॉयटेशन, EXPLOITATION, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण. एट्थ है एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन मीन्स शिक्षा. नाइन्थ है इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण. टेंथ है कल्चर, CULTURE, कल्चर मीन्स संस्कृति. 11th है कैलीग्राफी, CALLIGRAPHY, कैलीग्राफी मीन्स हस्तलिपि. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट है फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल मीन्स मौलिक. सेकंड है नेशनल, NATIONAL, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय. थर्ड है पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या. फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान. फिफ्थ है पॉलिटिकल, POLITICAL, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक. सिक्स्थ है रिलीजन, RELIGION, रिलीजन मीन्स धर्म. सेवन्थ है एक्सप्लॉयटेशन, EXPLOITATION, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण. एट्थ है एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन मीन्स शिक्षा. नाइन्थ है इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण. टेंथ है कल्चर, CULTURE, कल्चर मीन्स संस्कृति.
11th है कैलीग्राफी, CALLIGRAPHY, कैलीग्राफी मीन्स हस्तलिपि. So dear students, I hope you understand these difficult words and word meanings. You also learn and write these difficult words and word meanings in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Good morning students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So dear students, today we will revise the exercise of chapter 6, safety and first aid. Okay, so let's get start. Students, we will revising the exercise questions. Okay, question number 2. Write true or false, correct the incorrect statement. ट्रू फॉल्स राइट करना है आपको. करेक्ट स्टेटमेंट के लिए ट्रू और इनकरेक्ट जो है उसके लिए फॉल्स. फर्स्ट, वी शुड यूज द लिफ्ट व्हेन देयर इज अ फायर इन ऑर्डर टू इवैक्यूएट द बिल्डिंग फास्टर. आपको बिल्डिंग में जाने के लिए जब क्या होता है, इन केस ऑफ फायर के केस में, तो आप क्या करोगे, लिफ्ट का यूज़ करना चाहिए आपको ऐसे में. तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स. जब आग लगी होती है बिल्डिंग में तो आपको लिफ्ट का यूज़ नहीं करना होता, स्टेयर्स का यूज़ करना होता है. ओके, सो यू विल राइट हियर फॉल्स. नेक्स्ट, वी शुड यूज़ अ स्लिंग इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर. फ्रैक्चर के केस में आपको स्लिंग का यूज़ करना होता है, स्लिंग और स्प्लिंट का. ओके, सो दिस इज ट्रू. वी शुड प्रिक ब्लिस्टर्स व्हेन देयर इज अ बर्न. जब आपको बर्न हो जाता है, कोई भी बॉडी का पार्ट जल जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं. तो छालों को फोड़ना चाहिए. क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स. ठीक है. वी शुड वॉक टुवर्ड्स आवर लेफ्ट ऑन द रोड. रोड में आपको कहाँ पे चलना चाहिए, अपने लेफ्ट में. ओके, सो दिस इज ट्रू. लेट्स रिवाइज. We should use the lift when there is a fire in order to evacuate the building faster. This is false. We should use a sling in case of a fracture. True. We should prick blister when there is a burn. False. We should walk towards our left on the road. True. Next, fill in the blanks. Pedestrians should cross the road when the light is. जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, पैदल चलने वाले होते हैं, वो उनको रोड क्रॉस कब करना चाहिए, जब क्या हो, लाइट कैसी हो, ग्रीन लाइट हो. फॉर देम एंड डैश फॉर द व्हीकल ड्राइवर. व्हीकल ड्राइवर को कब करना चाहिए, जब लाइट कैसी हो, रेड. डू नॉट वियर डैश क्लोथ्स वाइल बर्निंग क्रैकर. जब आप पटाखे चलाते हो तो आपको क्या नहीं पहनना चाहिए, सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए. सिंथेटिक मीन्स क्या होता है, कृत्रिम. ओके, इनमें क्या होता है, अगर आप सिंथेटिक क्लोथ्स पहन के क्रैकर्स बर्न करोगे, पटाखे चलाओगे, तो इनमें आग लग सकती है. इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और फायर, जब लघु परिपथ हो जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है, तो ऐसे में क्या करते हैं, स्विच ऑफ द, क्या स्विच ऑफ कर देते हैं, मेन स्विच. जो मेन स्विच होता है उसको हम क्या कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं. ओके. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द. हमेशा रोड क्रॉस कहाँ से करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए. जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, जहाँ पे वाइट और ब्लैक लाइन की पट्टियाँ होती है, वो क्या होती है, जेब्रा क्रॉसिंग. वहाँ से हमें क्या करना चाहिए, हमेशा रोड क्रॉस. ओके. नेक्स्ट, डैश इज अ क्रैक इन द बोन. ये बोन में अगर क्रैक हो जाए या फिर ब्रेक हो जाए बोन, तो उसको क्या कहते हैं, हम फ्रैक्चर कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज लिस्ट सम ऑफ द कॉमन एक्सीडेंट्स दैट मे हैपन इन द फॉलोइंग प्लेसेस. इन प्लेसेस पे जो एक्सीडेंट होते हैं उनके नेम यहाँ पे आपको मेंशन करते हैं. एट होम, घर पे आपको कौन कौन से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बर्न हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकते हैं, और भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जैसे कट लग जाता है कई बार. ठीक है. नेक्स्ट इज प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में क्या क्या हो सकता है, हेड इंजरी हो सकती है आप जब प्ले करते हो, प्लेइंग करते टाइम. ओके. नेक्स्ट स्प्रेन हो सकता है आपको. ठीक है. नेक्स्ट, लाइब्रेरी में क्या क्या हो सकता है, ब्रेन इंजरी हो सकती है, नेक स्प्रेन हो सकता है. किचन में कट लग सकता है, बर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. रोड पे हेड इंजरी और फ्रैक्चर, और भी इनके अलावा भी हैं. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट,
गिवन बिलो आर सम ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल्स डेट यू मस्ट फॉलो। यहाँ पे कुछ ट्रैफिक सिग्नल है जिनको आपको फॉलो करना ही चाहिए। राइट द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन जो ट्रैफिक सिग्नल दिए हुए हैं यहाँ पे इनके मीनिंग बताने हैं आपको। सो फर्स्ट ये क्या है, अगर आपको ऐसा ट्रैफिक सिग्नल दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, अनइवन रोड, यानी कि जो आपका आगे आने वाला रास्ता है वो अनइवन होगा, ऐसा होगा, ठीक है, असमान होगा। तो आपको इसके लिए पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है सिग्नल के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि लेफ्ट टर्न आपको नहीं लेना। ओके, नेक्स्ट में जो आपको दिख रहा है ये ट्रैफिक सिग्नल, इससे आप क्या समझते हो, पेडेस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन जो है उनके लिए प्रोहिबिशन है, बंद किया हुआ है, पैदल जाने वाले लोग नहीं जा सकते। नेक्स्ट किसका सिंबल है ये, पी। पी मीन्स पार्किंग, पार्किंग को कट किया है, मतलब नो पार्किंग, ठीक है। आप जहाँ पे आपको ये सिग्नल दिखाई दे इसका मतलब है आपको अपना व्हीकल यहाँ पे पार्क नहीं करना है। नेक्स्ट में रोड वर्क अहर्ड, आगे आपको इस सिंबल से क्या अलर्ट करने के लिए लगाया जाता है कि आगे क्या चल रहा है, रोड वर्क चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल रिवाइज द लास्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द फर्स्ट एड फॉर बर्न, बाइट एंड फ्रैक्चर। बर्न, बाइट और फ्रैक्चर के लिए आपको फर्स्ट एड लिखनी है। फर्स्ट एड फॉर बर्न, बर्न के लिए फर्स्ट एड क्या है, रन कोल्ड वाटर ऑन द बर्न एरिया, ठीक है। जहाँ पे आपको बर्न हो जाता है आपका बॉडी का पार्ट, वहाँ पे आपको ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन ऑन द एरिया, उस एरिया पे एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर बाइट, बाइट के लिए फर्स्ट एड, वॉश द वाउंड विद सोप एंड वाटर, सोप और वाटर से वाउंड को वॉश करोगे। एंड कवर इट विद अ क्लीन बैंडेज, और क्लीन बैंडेज से कवर कर लोगे। नेक्स्ट फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर, प्रोवाइड अ स्लिंग, स्लिंग प्रोवाइड करोगे या फिर कोई भी सपोर्ट दोगे जहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है। डू नॉट पैनिक, और ज़्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए, भगदड़ नहीं करनी चाहिए ऐसे में, ठीक है। नेक्स्ट वी विल रिवाइज द टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक रूल्स आर मेड फॉर द सेफ्टी ऑफ, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो किसकी सेफ्टी के लिए बने हुए होते हैं, कम्यूटर्स, ठीक है, जो भी रोड पे जाने वाले होते हैं। वाइल बर्निंग क्रैकर वी शुड वियर, जब हम पटाखे चलाते हैं तो हमें क्या पहनना चाहिए, कॉटन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फायर कोज्ड बाय पेट्रोल थ्रू, अगर आग पेट्रोल से लगती है तो हमें क्या डालना चाहिए, सैंड एंड मड, ठीक है। वेन देयर इज अ क्रैक और ब्रेक इन द बोन ऑफ आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी की बोन टूट जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड गो टू हमें किसके पास जाना चाहिए, ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और फायर, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के केस में और फायर के केस में क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ द मेन स्विच। ओके स्टूडेंट्स, सो you will learn all the questions of exercise. Okay, thank you. Have a nice day. Hello student of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am. In previous class, we have done our English topic of homonyms, English grammar topic. And now in this class, we will start our 5th chapter's exercise and its question answer. Exercise B. Write T for true and F for false statement. हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। फर्स्ट है मिदास वाज अ पुअर बेगर, फॉल्स। सेकंड, मिदास रूम वाज फुल ऑफ थिंग्स मेड ऑफ गोल्ड, ट्रू। थर्ड, Midas Trust changed his daughter into a gold statue, true. Fourth, Midas was very depressed because of his bone of golden touch, true. And part D, match the words in the column A with those in column B. column A में column B को मैच करना है। फर्स्ट है richest man, कौन था, मिदास, फर्स्ट का सी। एंड सेकेंड, गॉडली पावर्स किसके पास थी, एंजल के पास, तो सेकेंड किस में मैच हो रहा है, ए में। थर्ड है सोर्स ऑफ कंफर्ट, कौन थी सोर्स ऑफ कंफर्ट, मैरी
gold. And fourth है happiness, good to others. देखिए मैचिंग, फर्स्ट C, सेकेंड A, थर्ड D and fourth B. And so students, let's we start our part E, F and G question answer. Part E. Answer the following question in one or two words. Question number first. Where did King Midas live? Answer. King Midas lived in Phrygia, a county of ancient Greek. Question number second. Who was seen in the dim light? Answer. An angel was seen in the dim light. Question number third. Who was Midas' daughter? Answer. Marigold. Question number fourth. What was Midas fond of? Answer. He was very fond of gold. And part F है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. हमें वन सेंटेंस में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. What was Midas sitting with in his room? Answer. Midas was happily sitting in his strong room with bags of gold coins, gold jewelry and utensils all around. Question number second. What boon did Midas ask for? Answer. He asked the gods to give him the power to turn everything he touched into gold. Question number third. What was Midas waiting for anxiously in his bed? Answer. It was time that I was waiting for my golden touch to come true early in the morning. Question number 4 है, could Midas turn the things to gold with his touch? Answer. Yes, Midas turned the things to gold with his touch. And last part है हमारा part Z. Question number first. What happened to Marigold? Answer. She also became a golden statue when tossed by the king. वो भी क्या हो गई थी, गोल्डन स्टैचू बन गई थी. एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, was Midas happy after getting the boon of golden touch? Answer. The king was happy for a while, but later he felt not happy. Question number third. Why did Midas want to give away the golden touch? Answer. Because the king was so upset with this boon that he could not eat and drink. He was dying of hunger now, and all his dearest become a golden statue. So he wanted to get
ride of this golden touch. And so students, I hope you will understand this exercise of 9th chapter and its question answer. And this exercise and question answer write in our notebook and learn also. Thank you and have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing true false and classify these as system software and application software. So student, do very carefully this book exercise in your fair notebook. Now we start true false. Write T for true and F for false. First has some parts of hardware are attached to the CPU by different wire and cable. क्या होगा? some parts of hardware, हार्डवेयर के some parts that are attached जो अटैच होते हैं CPU से by different wire और केबल, जो different wire और केबल से, क्या होगा ये? ट्रू, वो सभी क्या होते हैं? हार्डवेयर. सेकेंड है सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क. क्या होगा? सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क. दिस इज द ट्रू. ये क्या होगा यहाँ पे? ट्रू. थर्ड है साउंड कार्ड अलाउ टू द कंप्यूटर टू प्रोड्यूस साउंड. साउंड कार्ड क्या अलाउ करता है कंप्यूटर को? प्रोड्यूस दिस साउंड. दिस वन इज द ट्रू. नेक्स्ट वन इज डोस इज द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. क्या होगा ये? DOS is the example of application software. False. Next है system software is designed to perform some specific type of work. This one is the false. Next है D exercise. Classify these as system और application software. हमें classify करना है कि ये system software है या फिर application software. दीज वन ये दिए गए हैं वर्डपैड, लाइनक्स, विंडो 10, पेंट, डोस एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. दिस वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यहाँ पे हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर वो लिखने हैं. दिस वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं लाइनक्स, डोस और विंडो 10. सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? लाइनक्स, डोस एंड विंडो 10. नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पेंट. All students, today homework is paste the picture of 3 hardware parts that are found inside a CPU in your scrapbook and also maintain their name. Thank you. Have a nice day. Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. And dear student, now we do our question number 7th of exercise 8.7. Previous class we have done our question number 1 to 6. Now we do our next question and our question number 7th is 3 cup of cocoa is needed to make a chocolate bar. एक चॉकलेट बार बनाने के लिए 3/4 कप कोका की जरूरत पड़ती है. तो इफ रोहन वांट टू मेक 15 चॉकलेट, तो 16 चॉकलेट. इफ रोहन वांट्स टू मेक 16 चॉकलेट, अगर रोहन 16 चॉकलेट बनाना चाहता है तो हाउ मेनी कप ऑफ कोका आर रिक्वायर्ड, तो कितनी कोका की रिक्वायर्ड पड़ेगी. तो बेटा 1 के लिए दे रखी, 1 चॉकलेट बनाने के लिए कितने कप की जरूरत पड़ती है? 3/4. और हमें 16 चॉकलेट के लिए निकालना है. देखो बेटा 1 का दे रखा है, 16 का निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि हम ज्यादा के फाइंड आउट कर रहे हैं. सो आवर स्टेटमेंट इज कोका इज नीडेड टू मेक ए चॉकलेट. एक चॉकलेट बनाने के लिए कोका की कितनी जरूरत है? 3/4 कप. कोका इज नीडेड टू मेक 16 चॉकलेट. 16 बनाने के लिए हम 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16. अब देखिए 4 की टेबल में 16 आता है 4 नंबर पर, 4 बन जा 4 4 4 जा. अब हमारे पास 3 और 4 है तो 3 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना कप आ गया हमारे पास? 12 कप्स. तो 16 चॉकलेट के लिए हमें कितने कप की कोका की जरूरत पड़ेगी? 12 कप्स की. ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 7th. नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 8th. A container has 5 and 1/4 liter of milk. एक कंटेनर है जिसमें मिल्क है 5 and 1/4 लीटर. The milk is to be poured into bottle of capacity. जब उस मिल्क को प्योर करने बोतल में डाला जाता है तो 3/4 लीटर. एक बोतल की जो कैपेसिटी है वो है 3/4. हाउ मैनी बोतल विल बी नीडेड, तो कितने बोतल की जरूरत पड़ेगी? तो देखिए बेटा टोटल मिल्क हमारे पास ये है. एक बोतल में कितना मिल्क आता है? 3/4 लीटर. तो ये पूरा मिल्क जो 5 and 1/4 है, टोटल मिल्क बोतल में फिल करने के लिए कितनी बोतल की रिक्वायरमेंट होगी?
सो आवर स्टेटमेंट इज ए कंटेनर हैज मिल्क, कितना मिल्क है कंटेनर में 5 एंड 1/4 मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे 4 5 जो 20, 20 में 1 प्लस किया 21/4 लीटर। कैपेसिटी ऑफ वन बोतल की कैपेसिटी कितनी है 3/4 लीटर। तो नंबर ऑफ बोतल रिक्वायर्ड, कितने बोतल की जरूरत पड़ेगी, तो बेटा जो टोटल हमारा था मिल्क था उसको हम 1 बोतल की रिक्वायरमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो 21/4 डिवाइड बाई 3/4। अब बेटा देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया, तो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में करते हैं और पीछे वाले डिजिट का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 21/4 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में 3/4 का हमने रेसिप्रोकल कर दिया 4/3। तो देखिए बेटा अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया, तो हम इनको सोल्व करेंगे। तो 4 से 4 कट हो गया 1, 3 की टेबल में 7 आता है, 21 आता है 7 नंबर पर। तो हमें कितने बोतल की जरूरत पड़ेगी बेटा 7 बोतल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर 9th is 3 and 3/4 kg of biscuit are to be packed in a packet। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था सेम उसी टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। कुछ बिस्किट दिए हैं हमारे पास 3 and 3/4 kg of बिस्किट, हमें इनको पैकेट में पैक करना है। ईच पैकेट विल होल्ड 2/4 kg of बिस्किट। जो एक पैकेट है वो 2/4 kg पैकेट बिस्किट होल्ड करता है, मतलब उसके अंदर एक पैकेट के अंदर 2/5 बिस्किट आते हैं टोटल के, जो कि टोटल है उसका 2/5 आता है। तो हाउ मेनी पैकेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू पैक दीज बिस्किट। तो इन टोटल बिस्किट को पैक करने के लिए हमें कितने पैकेट की जरूरत पड़ेगी, तो बेटा सेम वैसे ही है। टोटल दिया हुआ था, एक कैपेसिटी दी हुई थी, नंबर ऑफ बोतल निकालने थे, इसी तरह हमें इसमें नंबर ऑफ पैकेट निकालने। सो आवर स्टेटमेंट इज बिस्किट आर टू बी पैक्ड इन पैकेट। तो कितने बिस्किट है जो हमें पैक करने हैं 3 and 3/5। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे 5 3 जा 15, 15 में 3 प्लस किया 18/5 kg। तो ये बिस्किट हमें पैकेट में पैक करने हैं। 1 पैकेट होल्ड बिस्किट, 1 पैकेट में कितने बिस्किट आते हैं 2/5 kg आते हैं, किसके 18/5 के। तो नंबर ऑफ पैकेट रिक्वायर्ड टू पैक दिस बिस्किट। तो कितने बिस्किट को पैक करने के लिए हमें कितने पैकेट की जरूरत पड़ेगी, तो कितने की जरूरत पड़ेगी, हम 18/5 को डिवाइड कर देंगे 2/5 से। बेटा ये फिर से हमारा डिवाइड का क्वेश्चन बन गया, हम इसको मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में चेंज कर देंगे। 18/5 मल्टीप्लाई, पिछले डिजिट का क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल करना है। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2 एंड 9। तो हमारे पास कितने पैकेट की जरूरत पड़ेगी 9 पैकेट्स की हमें जरूरत पड़ेगी बिस्किट को होल्ड करने के लिए। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 9th एंड 8th और 9th क्वेश्चन सेम है, इसमें नंबर ऑफ बोतल या पैकेट निकालना है। एंड क्वेश्चन नंबर 7th you can understand also. So dear student, now we do our next question number 10. Our question number 10 is by what number should 2 and 1/4 be multiplied to get 1 and 1/2। हम 2 and 1/4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 and 1/2 आ जाए। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 10 एंड अवर स्टेटमेंट इज। क्वेश्चन में पूछा है कि हम 2 and 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम 2 and 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। तो हमें क्या मिलेगा 1 and 1/2। मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको चेंज कर देंगे 4 2 जा 8, 8 में 1 प्लस किया 9, 9/4 मल्टीप्लाई बाय x, इसको कन्वर्ट किया 3/2। तो देखा बेटा अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x एज इट इज रहेगा, 3/2 एज इट इज। x के साथ जो 9/4 है वो मल्टीप्लाई में है, तो हम साइड चेंज कर रहे हैं। तो साइड जब चेंज करते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये नंबर क्या आ जाएगा डिवाइड में। अब हमारे पास ये डिवाइड का क्वेश्चन बन गया, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो डिवाइड का साइन किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। 9/4 का क्या कर दिया हमने रेसिप्रोकल, क्योंकि जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो पीछे वाले डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2 से 4 कट गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 से 9 कट गया, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। आंसर आ गया हमारे पास 2/3। अगर हम 2/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 and 1/4 से, तो हमारा आंसर 1 and 1/2 आ जाएगा। So now we do our question number 11. Question number 11 is 5 and 1/kg of onion are
टू बी पैक्ड इन ए स्मॉल बैग। 5 and 1/2 kg ऑफ ऑनियन हमें पैक करने हैं स्मॉल बैग्स में। इफ ईच बैग कैन होल्ड 1/4 kg, अगर एक बैग में होल्ड हो पाता है 1/4 kg, तो हाउ मैनी नंबर ऑफ बैग्स अवंतिका, तो हाउ मैनी बैग्स कैन अवंतिका मेक। तो अवंतिका है जिसके पास ओनियन है 5 and 1/4 kg, उसको उन्होंने एक बैग में पैक करना है। अब उसका एक बैग में ओनियन का आ सकता है 1/4, तो उसको टोटल कितने बैग की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 8 तो 9th किया था, सेम प्रोसीजर इसमें भी रहेगा। सो आवर स्टेटमेंट इज ओनियन आर टू बी पैक्ड इन स्मॉल बैग 5 and 1/2 kg, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 11/2 kg आ गया। वन बैग होल्ड, वन बैग में कितना आता है 1/4 kg। नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड, हमें कितने बैग की जरूरत पड़ेगी, तो हम टोटल जो दे रखा था ओनियन उसको वन बैग कितना होल्ड करता है उससे डिवाइड कर देंगे। देखिए बेटा ये हमारा फिर से डिवाइड का क्वेश्चन बन गया, तो अब हम इसको फिर से मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में चेंज करेंगे। तो हमारा होगा 11/2 मल्टीप्लाई 4/1। अब हम इसको इससे कट कर देंगे 2, तो हमारा आंसर आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 2 1 2 2 2 4। अब 11 और 2 हो गए ऊपर, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 बैग्स, तो उसको कितने बैग्स की जरूरत पड़ेगी 22 बैग्स। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 10 and 11। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज ए टीचर टेक 4 पीरियड इन ए डे। एक टीचर है जो एक दिन में 4 पीरियड लेता है। द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज 3/7, और एक पीरियड की जो टाइमिंग है वो है 3/7 आवर। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 4 पीरियड। तो देखो बेटा 1 पीरियड की ड्यूरेशन दे रखी है, हमें 4 पीरियड की ड्यूरेशन निकालनी है। तो कम का दे रखा है, ज्यादा का हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सो आवर स्टेटमेंट इज ए टीचर टेक पीरियड इन ए डे। एक टीचर कितने पीरियड ले रहा है 4 पीरियड, तो ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड दे रखी है 3/7 आवर, और ड्यूरेशन ऑफ 4 पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। 1 का दे रखा है, 4 का निकालना है, तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 4 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने क्या माना 1। अब ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया, कोई भी नंबर आपस में क्रॉस में कट नहीं हो रहा है, तो हम 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12, 7 का 1 से कर देंगे 7, 12/7 आवर्स। आप चाहे तो इनको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। आप जब डिवाइड करेंगे तो QRD वाले फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा 1 and 5/7 आवर्स। ओके स्टूडेंट, I think you understand very well our question number 12. So student, now you can do your question number 7 to 12 in your fair notebook. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं करा रही हूँ कक्षा 5वीं में पाठ 3 उचित बंटवारा। दिल्ली शहर से बाहर एक छोटा सा गुरुकुल था। क्या था? गुरुकुल। आचार्य जी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा भी दिया करते थे। पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाते थे। उनके 3 शिष्य कृष्णा, राम और भरत उन्हें बहुत प्रिय थे। वे गुरुजी की सेवा करते और गौशाला भी संभालते थे। गायों की संख्या में वृद्धि होती रहती। गरीब परिवारों के बच्चे भी वहाँ विद्याध्ययन करने आते रहते थे। एक दिन आचार्य जी ने अपने तीनों प्रिय शिष्यों को शिक्षा समाप्ति के पश्चात उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, बालकों, तुमने अनेक वर्षों तक इस गुरुकुल हमारी और गौ की सेवा की है। किनको कहा गुरुजी ने? अपने तीनों प्रिय शिष्य कृष्णा, राम और भरत को। ठीक है, अब तुम दुनिया में जाकर अपना जीवन बिताओ। जाते समय तुम्हारी निष्ठा और सेवा के परिणाम स्वरूप मैं तुम्हें ये गायें देता हूँ। इन गायों का बंटवारा कुछ इस प्रकार होना चाहिए। कृष्णा ने अधिक वर्षों तक गुरुकुल में रहकर सेवा की, इसलिए गायों का आधा भाग उसका। राम को उससे कम 1/3 भाग, और भरत तुम्हारा सेवाकाल सबसे कम है, इसलिए 9वां भाग तुम्हारा। सभी शिष्य इस निर्णय से संतुष्ट हुए और गायों को गिनने लगे, तो गायों की संख्या 17 निकली।
अब सोच में पड़ गए। गुरुजी के हिसाब से 8/1/2 गायें कृष्णा को, 5/2/3 गाय राम के और भरत के हिस्से में 1/8/9 गायें आनी थी। गाय कोई बेजान वस्तु तो थी नहीं जिसे वे बांट लेते। सभी ने एक बुजुर्ग को बुलाया और बंटवारा करने के लिए कहा। बुजुर्ग व्यक्ति के पास अपनी भी एक गाय थी। उन्होंने उसे भी आश्रम की गायों में मिला दिया। अब 18 गायें पूरी हुई। सबसे पहले कृष्णा को बुलाकर 9 गायें सौंप दी गई। फिर राम को शेष बची गायों में से कुल का तीसरा हिस्सा यानी 6 गायें मिली। तत्पश्चात भरत को 3 गायों का 9वां भाग अर्थात 2 गायें सौंप दी गई। सभी अपनी अपनी गायें पाकर खुश हुए। इस प्रकार बुजुर्ग व्यक्ति ने समझदारी से बंटवारा कर सूझबूझ का परिचय दिया, क्योंकि 9 + 6 + 2 की कुल संख्या 17 बनती है। बस हो गया बंटवारा। अब मुझे मेरी गाय वापस लौटा दो, बूढ़े ने कहा। उनकी बुद्धि के चमत्कार से सभी हैरान पर खुश थे। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, जो कि एक अनुभवी व्यक्ति था, अपनी बुद्धि के बल पर तीनों शिष्यों का उचित बंटवारा किया। पाठ हम पढ़ चुके हैं। अभी हम करेंगे लिखित प्रश्न। और लिखित प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। गुरुकुल कहाँ बनाया गया था? गुड़गांव में, दिल्ली में या दिल्ली से बाहर? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली से बाहर। आगे है, गुरुजी ने बंटवारे के लिए कितनी गायें दी? 14, 15 या 17? तो इसका सही उत्तर होगा 17। भरत को गायों का कितना हिस्सा प्राप्त हुआ? 9वां, 8वां या 10वां? तो इसका सही उत्तर होगा 9वां। गायों को कहाँ रखा जाता है? अस्तबल में, बाड़े में या गौशाला में? इसका सही उत्तर होगा गौशाला में। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया। आपको अपनी पुस्तक से इस पाठ को फिर से अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और ये जो प्रश्न मैंने कराया है इसको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।